गोज़ोवन फीवी फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज में। इन वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को। मेरा सजेशन है कि अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम और बाद में इस वीडियो को देखें। टू मेक इट इजी वी विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेड कलर इन फायर क्रैकर ब्लास्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसको दिवाली के क्रैकर्स में के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, तो इसका आंसर है स्ट्रोनियम। तो ग्रीन क्रैकर्स में आपने तीन कैटेगरीज पढ़ी होंगी। फर्स्ट है सवास, सफल एंड स्टार। तो ये क्या है, ग्रीन क्रैकर्स की कैटेगरीज। एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो बेरियम नाइट्रेट है ये हाईली पॉल्यूटेंट होता है और जो हमारे कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं उनमें यूज होता था, ग्रीन क्रैकर्स में नहीं होता है। ये जो आयरन ऑक्साइड है ये कलर देता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर देता है क्रैकर ब्लास्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली अ ह्यूमनॉइड रोबोट एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है रोबोट, और ये जो पार्लियामेंट है कौन सी कंट्री की है, यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम में जैसे हमारे इंडिया में लोअर हाउस और अपर हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, तो जो अपर हाउस है यूनाइटेड किंगडम का उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोअर हाउस है लोकसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये जो रोबोट है इसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एड्रेस करा था, और ह्यूमनाइड रोबोट जो है इसका नाम है बोट आइडा। बोट आइडा, तो आपको रोबोट का नाम और किस कंट्री में इसको यूज किया गया है ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फनी बोन इज। तो फनी बोन पूछा है कि क्या चीज है, वेसल है, नर्व है, मसल है, कार्टिलेज है। तो ये एक नर्व है। नाम से लग रहा है कि ये एक हड्डी होनी चाहिए, बोन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा एल्बो होता है आपने कई बार देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ये अगर यहाँ से ये किसी चीज़ से ऐसे टकराया जाए तो हमें थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, दर्द भी होती है, और थोड़ा सा हमें फनी फील होता है, हमें हंसी आती है। तो उस कारण से इसका नाम रखा गया है फनी, इसका नाम पड़ा है फनी। और ये जो बोन नहीं है, ये बोन ना होके एक नर्व है। ये जो आप रेड कलर का यहाँ पे देख रहे हैं आर्म में, ये क्या है, हमारी फनी बोन है। और ये जो फिंगर्स हैं, जो हम जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो जो हमें फीलिंग आती है, उस फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये नर्व। तो इसका नाम है फनी बोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, जीएम मस्टर्ड की बात चली है कि इसको जो है हमें अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं, इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, या इसका एक और नाम है DMH11। तो ये जो सारी जो परमिशन का जो सारा काम होता है ये इस कमेटी का काम है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, जो कि, और ये जो ये कमेटी है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। इस मिनिस्ट्री के अंडर ये कमेटी आती है और इसको 1986 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लेमिश आर ट्राइब ऑफ। तो जो ट्राइब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर पर्पज से भी और एज ए करंट अफेयर भी। तो फ्लेमिश पूछा है कि कौन सी कंट्री से, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, और ब्रसल्स में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following two directive principles have been given precedence over fundamental right 14 and 19? तो इसका आंसर है 39B एंड C। ये जो 39B एंड C हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। एक और आपने बात याद रखनी है, 1980 में एक केस आया था, मिनर्वा मिल्स केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे DPSPs हैं ये दोनों डिफरेंट साइड्स हैं सेम कॉइन की, मतलब कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, दोनों बराबर हैं।
तो ये आपने इस केस के बारे में याद रखना है, 1980 मिनर्वा मिल्स केस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मुगल पीरियड इन इंडिया। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है कौन सी ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गिव अप ऑल द ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ आफ्टर देयर कन्वर्जन टू इस्लाम। तो यहाँ पे ट्रेडिशन भी है और वे ऑफ लाइफ यानी कि कल्चर भी है। तो आपको पहले भी बताया गया था, जहाँ पे ये वर्ड्स जैसे ओनली, एवरी, ऑल, नन ये आ जाए तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, वैसे ही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है, दारा शिकोह वॉज फॉलोअर ऑफ वेदांता फिलोसफी एंड सूफिज्म। तो दारा शिकोह जो कि सन थे शाहजहां के और ब्रदर थे औरंगजेब के, उनके बारे में स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो सूफीज्म को भी और वेदांता को दोनों को ब्लेंड करना चाहते थे और जो भी इनके अच्छे एलिमेंट थे उनको लेके जो है आगे प्रमोट करना चाहते थे। तो इसका आंसर है ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेशन से करना चाहें तो बहादुर शाह, आपको पता है कि ये भी जो है बाद लॉन्गर टाइम के लिए रहे थे, तो ये तो हो नहीं सकता 1857 में इनको मार दिया गया हो। मंगल पांडे, इनके बारे में भी आपने एक चीज पढ़ी होगी कि मंगल पांडे जो है वो 8 अप्रैल को 1857 में इनको हैंग कर दिया गया था। इनको हैंग कर दिया था कहाँ पे, बैरकपुर में, क्योंकि इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था बैरकपुर में। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये जो दो स्टेटमेंट बच गई, यहाँ पे आप 50-50 आप चांस ले सकते हो। तो इसका आंसर है बेगम हजरत महल। एक और पर्सन का आपने नाम याद रखना है जिनको कैप्चर नहीं कर पाए थे, नाना साहेब। नाना साहेब भी और ये जो हजरत महल हैं, बेगम हजरत महल, ये दोनों नेपाल को एस्केप कर गए थे। सेम टाइम पे नहीं किए थे, अलग अलग टाइम पे एस्केप किया था इन्होंने, लेकिन दोनों नेपाल को एस्केप कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस एमर्ज्ड फ्रॉम। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, मॉरल एंड सोशल फोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई एम्स टू अचीव द मीडियम टर्म सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है आरबीआई का, उसको कितना अचीव करना होता है। तो आपने एक देखा होगा, एक पढ़ा होगा कि जो आरबीआई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय लॉ कि उसको 4% की इन्फ्लेशन बना के रखनी है। लेकिन आपने 4% में एक और चीज़ देखी होगी, ±2% ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब होता है 4 + 2 अगर हम करें तो मैक्सिमम 6%, और 4 में से अगर 2 हम माइनस कर दें तो 2%। मतलब कि मैक्सिमम हो सकती है इतनी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और मिनिमम रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है 2%। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एक प्रोविजन है कि अगर आरबीआई इस लिमिट को, जो टारगेट सेट किया है, अगर इस टारगेट को थ्री कंटिन्यूस क्वार्टर्स तक मेंटेन नहीं कर पाता है, ब्रीच करता है अगर इसको, तो आरबीआई को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ, हम फेल क्यों हुए, कहाँ पे हमसे कमी रहेगी जिसके कारण हम इस टारगेट को अचीव कर नहीं कर पाए। तो ये कहाँ पर है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। तो इसका आंसर है 4%। एक और आपने बात याद रखनी है कि 2020 में जो आरबीआई है, उन्होंने अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज करके उसकी जो साइकिल है उसको चेंज कर दिया था, और उन्होंने, जैसे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च मंथ, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया था। इससे पहले जो है आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो चलता था जुलाई टू जून, लेकिन इन्होंने चेंज करके उसको कर दिया है अब अप्रैल टू मार्च, इन सिंक्रोनस विद जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। जय हिंद।